मित्रों, एपी ज्ञान गंगा के एजुकेशनल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पूर्व की भांति इस वीडियो में भी हम आपके बीच में उपस्थित हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर लेकर के। तो आशा है आपको पसंद आएगा। और मित्रों, आप सबका हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि अभी कुछ ही दिन पूर्व से इस चैनल पर वीडियोज पढ़ रहे हैं और आपने जो स्नेह और प्यार इस चैनल को दिया है, सैकड़ों फॉलोअर्स इस पर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो हम सब एक बार पुनः अपने पूरे दर्शकों को, अपने YouTube के सभी सम्मानित मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और अब हम आज का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मित्रों, जीवाणु जनित रोग कौन सा है? जीवाणु से कुछ रोग होते हैं शरीर में, कुछ रोग विषाणु से होते हैं, कुछ रोग ऐसे हैं कि जो अन्य कारणों से होते हैं। तो जीवाणु और विषाणु जनित रोग जो है गंभीर होते हैं हमारे शरीर में। तो जीवाणु जनित रोग है नंबर 1 है चेचक, बी है टीबी, सी है पोलियो और 4th है दमा। तो मित्रों, ये जो टीबी रोग है इसे क्षय रोग भी कहते हैं। चेचक वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, और ये टीबी रोग को क्षय रोग कहते हैं। ये जीवाणु जनित रोग है। तो आप लोग अपना विकल्प सही कर लीजिए, बी। ये टीबी जो है ये जीवाणु जनित रोग है, आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 एलिसा परीक्षण किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी रोग हो तो चिकित्सक उसकी दवा लिखने के पहले उसकी जांच करते हैं। जांच के उपरांत किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि किस स्तर पर परेशानी है। तो एलिसा नाम का जो परीक्षण है ये HIV वायरस से पीड़ित व्यक्तियों को, जिनको एड्स रोग हो जाता है या HIV वायरस से पीड़ित होते हैं, उनको किया जाता है। तो प्रश्न है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो मित्रों, एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को जांच के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अपने देश में समय समय पर कुछ दिवस मनाए जाते हैं, कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, कुछ विशेष दिन मनाए जाते हैं कि उस दिन हम किसी चीज को याद करें या कोई चीज अविस्मरणीय रहे, कोई सुधार के लिए या कोई विशेष सामाजिक बदलाव के लिए भिन्न भिन्न दिनों को हम लोग इतिहास में याद करते हैं। तो विश्व एड्स दिवस, एड्स एक गंभीर बीमारी है। HIV से पीड़ित व्यक्ति ठीक ठाक जी तो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति जब ना ठीक हो सकने की स्थिति आ जाए उसे एड्स रोग कहते हैं। हमारे कुछ बंधु बांधव HIV पॉजिटिव को ही एड्स मान बैठते हैं, ये गलत है। HIV पॉजिटिव होने वाला व्यक्ति सबके साथ जीवन जी सकता है, परिवार के साथ, लेकिन एक ऐसी स्थिति जब HIV पॉजिटिव व्यक्ति गंभीर रूप से यानी इस स्थिति में पहुंच जाता है कि शायद वो बच नहीं सकता, ऐसी स्थिति को एड्स कहते हैं। तो एड्स निवारण के लिए, एड्स की जागरूकता के लिए हमारे देश में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं और विश्व स्तर पर किए गए हैं कि उस पर जागरूकता फैलाई जाए और लोग उसके बारे में जाने और इस ऐसा कुछ उपाय करें कि उससे पीड़ित ना हो। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है मित्रों 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, विकल्प डी 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स रोग होता है AIDS। एड्स एक रोग है और इसी पर कुछ प्रश्न चल रहे हैं। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये इस रोग का वाहक है HIV माने ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस ये फर्स्ट विकल्प में है। तो आप लोग अपना फर्स्ट विकल्प सही कर लीजिए, ए। और दूसरा जो है TMV लिखा हुआ है, ये टोबैको मोजैक वायरस है। इस वायरस
का रोग तंबाकू फसल में होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट है एटीपी द्वारा, तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और इसके द्वारा एड्स नहीं फैलता है। फिर है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, तो इसके द्वारा भी एड्स रोग नहीं फैलता है। एड्स रोग फैलता है HIV वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से। तो ये HIV ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CHC भी कहते हैं, क्लोरो C और फ्लोरो F और कार्बन CFC शॉर्ट भी कहते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये इसका प्रयोग जो है कहाँ होता है? तो मित्रों रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज में और एयर कंडीशनर यानी AC जिसको हम कहते हैं, AC में और गद्देदार फॉर्म में, इन तीनों में CFC का प्रयोग होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा उपरोक्त सभी विकल्प दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो उपरोक्त सभी विकल्प सही है। अब आप लोग एक बार इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और तब तक आप इस पूरे प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओजोन नष्ट करने वाली गैस है। मित्रों ओजोन एक गैस है और ओजोन एक ब्रह्मांड में ओजोन एक परत भी है। ओजोन परत का ये काम है कि पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जो जनजीवन के लिए हानिकारक हैं, उन किरणों को ओजोन रोक देती है। तो ओजोन नष्ट करने वाली गैसें कौन सी हैं? क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उपयुक्त सभी। तो ऑक्सीजन ये हम सबके लिए फायदेमंद गैस है। हम लोग सांस लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसे प्राणवायु कहते हैं। तो जो चीज जीवन देती है वो नुकसान कैसे हो सकती है, कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और मनुष्य सांस में छोड़ता है, तो ये ओजोन नष्ट होने वाली गैस नहीं है। जब ये दो गैसें ओजोन नष्ट होने वाली नहीं है तो उपयुक्त सभी ये भी विकल्प नहीं सही हो सकता। तो आपको जानना चाहिए कि ओजोन नष्ट करने वाली गैस है ए क्लोरीन, ऑप्शन ए सही कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे भोजन के पादप संसाधन है। पादप माने मित्रों होता है पौधे, प्लांट, और जंतु आप जानते हैं जंतु माने जंतु, पादप माने पौधे। तो जीव जंतु जितने हैं, पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जो जंतु हैं वो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। कैसे निर्भर रहते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में है दाल। दाल हम खाते हैं, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, और इन सब का पौधा होता है, यानी ये वनस्पति से मिलने वाली चीजें हैं। अनाज का मतलब गेहूं, चावल आदि, ये भी इसका भी पौधा होता है, पौधे से मिलने वाली चीजें हैं। तो हमारे भोजन के पादप संसाधन दाल एवं अनाज ये सही लग रहे हैं, लेकिन विकल्प में कहा जाता है कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसलिए आपको चारों विकल्प पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। हो सकता है कोई और विकल्प सही हो और अंत में ऑप्शन दिया हो कि सभी। तो इसलिए अंडा और मांस दूसरा विकल्प है। तो अंडा और मांस ये जंतुओं से प्राप्त होने वाली चीज है, पौधों से नहीं मिलती है। अंडा और मछली, ये भी मछली एक जंतु है, तालाबों, पोखरों, झीलों या समुद्रों में पाई जाती है। ये भी पादप से प्राप्त होने वाला संसाधन नहीं है। इनमें से कोई नहीं। यदि सभी विकल्प गलत होते तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन अब यहाँ भोजन के पादप संसाधन
दाल एवं अनाज सही है, तो हम सबको विकल्प ए सही कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? तो मित्रों, कीटनाशक का मतलब पेस्टिसाइड्स, जो दवाएं हम अपनी फसलों में डालते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि आसपास कोई व्यक्ति कोई किसान अपने खेतों में दवा डाल रहा है, तो उससे क्या होता है कि उस दवा के प्रभाव से वातावरण में, हवा में उस दवा के मिलने से सांस लेने में कुछ दिक्कत होती है, या कुछ ऐसा अनुभव होता है कि कोई अवांछनीय तत्व इस हवा में मिल गई है। तो कीटनाशकों के प्रयोग से वायु प्रदूषण होता है, ये बात सत्य है। लेकिन यदि किसी विकल्प में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों दिया हुआ है, तो ये माना जाता है कि कीटनाशकों के ज्यादा प्रयोग से खेत की सिंचाई करते हैं तो उसके कुछ अवयव धरती में चले जाते हैं और हमारी धरती का जल प्रदूषित हो जाता है। तो यदि किसी विकल्प में केवल वायु प्रदूषण दिया है तो ये विकल्प सही हो जाएगा, यदि किसी में केवल जल प्रदूषण दिया है तो ये विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन यदि दोनों विकल्प एक साथ हैं तो हमें जल प्रदूषण की ओर चलना चाहिए, यानी कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से जल प्रदूषण हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि ज्यादातर लोग वायु प्रदूषण की ओर चले जाते हैं, ये ऑप्शन चुन लेते हैं और उनका प्रश्न गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है? क्या ग्रीन मफलर जल प्रदूषण से संबंधित है? क्या वायु प्रदूषण से संबंधित है? क्या मृदा प्रदूषण से? और नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण से। तो मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा ये ग्रीन मफलर है क्या। मित्रों, घनी आबादी में, मार्केट में, शहरों में जो सड़कें हैं उन पर गाड़ियों का तांता लगा रहता है। हमेशा गाड़ियों के चलते रहने से वहां इतना अधिक शोरगुल हो जाता है, इतनी अधिक आवाज होती है कि आसपास रहने वाले लोगों को बहुत अधिक दिक्कत होती है और वातावरण में ध्वनि की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, हॉर्न के बजने से, ट्रेन की आवाज से, बस गाड़ियों की आवाजों से। तो शहरों में या सिटी एरिया से लगे हुए क्षेत्रों में सड़क के किनारे या सड़क के बीच में भी छायादार छोटे पौधे लगाए जाते हैं। बहुत विशालकाय पौधे तो सड़क के बीच में नहीं लग सकते और कभी कभी डिवाइडर पर भी वृक्ष लगाए जाते हैं। तो उन वृक्षों को जो ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें ग्रीन मफलर कहते हैं। तो ग्रीन मफलर ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए या ध्वनि का प्रभाव जनमानस में इस स्तर तक न पहुंचे कि नुकसान हो जाए, तो इसके लिए छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं, फूलों के वृक्ष लगाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में यानी हम आप में, सभी नर नारी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले मित्रों हम जान लेते हैं कि गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्रों को इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स, हमारा शरीर विभिन्न कोशिकाओं का बना होता है और कोशिका के अंदर विभिन्न कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, गाल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आदि। तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें एक उलझे हुए धागे नुमा रचना पड़ी रहती है। तो मित्रों, उस रचना को कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, लेकिन मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है मित्रों? तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़े। अब 23 जोड़ी कोई चीज हो तो उसको 46 कहते हैं, 46 कहते हैं। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या विकल्प में या तो 46 रहेगा या 23 जोड़े, कोई एक ही रहेगा। तो यहाँ 23 जोड़े नहीं है, 23 है, माने केवल 23 होते हैं, ये विकल्प गलत है।
क्योंकि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 46। तो ये फर्स्ट विकल्प सही कर लीजिए। 92 गुणसूत्र गधे में होते हैं। ऐसे 23 गुणसूत्र भी हो सकता है किसी में होता हो, और कोई नहीं का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारा विकल्प ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित भोजन किस ऊतक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है? मित्रों, पौधे अपनी जड़ों द्वारा भी भोजन बनाते हैं और पौधे अपनी पत्तियों द्वारा भी भोजन बनाते हैं। जड़ों द्वारा जो खाद पानी उनको धरती से प्राप्त होता है, या हम आप खाद पानी जो देते हैं तो वो जड़ों से अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक जाता है। और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं, सूर्य की रोशनी से धरती से जल लेकर के और सूर्य की रोशनी में कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ का निर्माण करती हैं, ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, जिस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पत्तियों द्वारा भी भोजन बनता है और जड़ों द्वारा भी भोजन बनता है। तो जड़ों द्वारा बने गए भोजन पौधों के कुछ ऊतक ऐसे हैं जो बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं, और पत्तियों द्वारा बना भोजन जड़ों तक आता है। तो अब ये जान लेते हैं कि किस ऊतक के द्वारा जड़ों द्वारा बना भोजन ऊपर जाता है और किस ऊतक के द्वारा पौधे के पत्तियों द्वारा बना भोजन जड़ों तक आता है। तो दो प्रश्न मित्रों एक साथ लेते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित भोजन किस ऊतक के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है? तो जड़ द्वारा जो भोजन बनता है वो जाइलम ऊतक के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। जाइलम एक ऊतक है और जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों की जड़ों द्वारा बना भोजन ऊपर पहुंचता है, और जो फ्लोएम है इसके द्वारा पत्तियों द्वारा बना भोजन जड़ों तक आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पत्तियों द्वारा बना भोजन जड़ों तक कैसे आता है, तो कहेंगे फ्लोएम, और जड़ों द्वारा बना भोजन ऊपर तक कैसे जाता है, तो हम कहेंगे जाइलम। मित्रों, एक ट्रिक याद रखना है कि जैसे ये कोई वृक्ष है, ये कोई वृक्ष है हमारा, तो ये वृक्ष की जड़ें हैं, जड़ों द्वारा बना भोजन ऊपर जाता है जाइलम ऊतक से। तो जाइलम माने जाय, रटे रहिए, जाइलम माने जाय और फ्लोएम माने आवे। जाइलम माने जाय और फ्लोएम माने आवे। जड़ों द्वारा बना भोजन जाइलम से ऊपर जाता है और पत्तियों द्वारा बना भोजन फ्लोएम से नीचे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। मित्रों, अभी फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा में आपको बताया गया, फर्स्ट माने ये पहला 10वां, कि कोशिका से प्रत्येक शरीर बना होता है और कोशिका के अंदर एक होता है रचना केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र की संख्या मनुष्य में होती है 46 या 23 जोड़े। तो अब प्रश्न है कि गुणसूत्र कहाँ रहते हैं? तो गुणसूत्र रहते हैं कोशिका में। अब कोशिका यहाँ विकल्प नहीं है, तो कोशिका में एक अंग होता है केंद्रक और उसमें गुणसूत्र रहते हैं। तो देखें केंद्रक कहीं मिल रहा है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, केंद्रिका केंद्रक, जी हाँ, पहले विकल्प में मिल रहा है। तो गुणसूत्र होते हैं केंद्रक में। लेकिन यदि केंद्रक विकल्प में न दिया है तो गुणसूत्र कोशिका का अंग है, तो यदि केंद्रक नहीं दिया है तो कोशिका हमारा उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन यदि कोशिका और केंद्रक दोनों दिया है तो हमारा उत्तर केंद्रक ही सही रहेगा, क्योंकि कोशिका के अंदर केंद्रक है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जंतु कोशिका की कोशिका झिल्ली बनी होती है। मित्रों, जंतुओं में जो कोशिका पाई जाती है उसे जंतु कोशिका कहते हैं, और पौधों में जो कोशिका पाई जाती है उसे हम वनस्पति कोशिका कहते हैं। तो जंतु कोशिका में के चारों तरफ एक पतली झिल्ली लगी होती है और वो झिल्ली होती है काइटिन की झिल्ली लगी होती है। तो प्रश्न है कि जंतु कोशिका की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो जंतु कोशिका की कोशिका झिल्ली बनी होती है
मित्रों काइटिन की जंत कोशिका की कोशिका झिल्ली बनी होती है काइटिन की। और हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि वनस्पति कोशिका की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, 14 क्वेश्चन लेते हैं। वनस्पति कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। मित्रों अभी आपको बताया कि जंतु कोशिका में, जंतुओं में जंतु कोशिका पाई जाती है और पौधों में वनस्पति कोशिका पाई जाती है। जंतु कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली होती है, जैसे गुब्बारा है कोई, तो गुब्बारे की का तल जो है वो झिल्ली ही होता है, गुब्बारा है। तो पौधे में वनस्पति कोशिका होती है, उसकी जो किनारे झिल्ली होती है वो मोटी होती है, तो उसे कोशिका दीवार या कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, तो जंतु कोशिका की झिल्ली काइटिन की बनी होती है, आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है। और अब वनस्पति कोशिका की कोशिका भित्ति मजबूत होती है, तो किसकी बनी होती है मित्रों, सेल्यूलोज की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है जंतु कोशिका की झिल्ली, यहाँ वनस्पति पूछा गया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। प्रोटीन और वसा की झिल्ली नहीं होती है, सेल्यूलोज की झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सरसों के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। 4 विकल्प है मित्रों, चारों पर विचार करेंगे। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये गुड़हल के पौधे का वनस्पति वैज्ञानिक नाम है। गुड़हल एक पौधा है जो फूल होता है गुड़हल का, तो उसके पौधे का वनस्पति वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। यदि गुड़हल पूछा जाता तो ये विकल्प सही था। मैंगीफेरा इंडिका ये वनस्पति नाम है आम के पौधे का। कुकुरबिटा मैक्सिमा ये वनस्पतिक नाम है कद्दू के पौधे का। और ब्रेसिका कंप्रेस्टिस ये सरसों के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। तो प्रश्न में चूंकि पूछा गया है सरसों के पौधे का वैज्ञानिक नाम, तो डी सही कर लीजिए, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। नेक्स्ट है, सरसों किस कुल का पौधा है। जैसे जंतुओं में मित्रों कुल खानदान होता है, ऐसे पौधों में भी कुल खानदान होता है। तो सरसों का पौधा, सरसों के पौधे में जो पुष्प है इस तरह से होते हैं, ये कारुला कहे जाते हैं। तो कारुला क्रॉस के रूप में होते हैं, इसलिए सरसों के पौधे का कुल है क्रूसीफेरी। क्रॉस शब्द से बना क्रूसीफेरी। तो क्रूसीफेरी जो है ये सरसों के पौधे का कुल है। मालवेसी गुड़हल का है, लेग्यूमिनेसी ये मटर का है, और ये भी किसी दूसरे पौधे का है। तो क्रूसीफेरी कुल का है सरसों का पौधा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से और 25 तक कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का विस्तार लेकर के आए हैं। अगर इसमें बहुविकल्प की प्रश्न बनाएंगे, 4 उत्तर देंगे, तो भी पढ़ने में शायद कंफ्यूजन होगा। तो 60 शब्दों का पूरा नाम आपको याद रखना चाहिए, और जब वो प्रश्न कहीं मिले तो उनका पूरा नाम आपको याद रहेगा, तो आप सही विकल्प छांट पाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण संक्षेप शब्द हैं, एटीपी, एडीपी, डीएनए, आरएनए, एचआईवी, एड्स, एआईडीएस, टीबी और डीडीटी। तो इनके पूरा नाम हम लेंगे। एटीपी का पूरा नाम है मित्रों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इन दोनों में डाई और ट्राई का अंतर है, टी और डी से। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मित्रों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए डीऑक्सी नहीं रहेगा आरएनए में,
राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो और न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम। मित्रों टीबी का पूरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ये क्षय रोग का नाम है। और डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरो और एथेन। मित्रों इस प्रकार से ये 7 प्रश्न आपके संक्षेप के हैं और इसके पहले आप 3 वीडियो में 25-25 प्रश्नों की 4 श्रृंखला पढ़ी है, 3 पहले और ये 100 महत्वपूर्ण। मित्रों समय तो कुछ आपको वीडियो आपका लगभग आधे घंटे का बना, लेकिन इन 100 प्रश्नों के माध्यम से आप 400 प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल से सहयोग बनाए रखिए, हम आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आपके लिए हितकर है, आपके लिए जो है आपका ज्ञान बढ़ाने में, आपके परीक्षा में उत्तम सफलता दिलाने के लिए श्रेयस्कर है। अब हम आपसे विदा लेते हैं मित्रों, जय हिंद।